लेक्चर में कुछ वीडियो का कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट में लेक्चर में? सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम किसको बोलते हैं? सर्किट डायग्राम एक डायग्राम है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट्स करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट्स करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट पहले पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम हम बनाते हैं उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो इसलिए सर्किट डायग्राम क्या है? डायग्राम है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। दूसरा हिस्सा है कि सर्किट डायग्राम हमको बताता क्या है, उससे पता क्या चलता है? सर्किट डायग्राम टेल्स यू, सर्किट डायग्राम ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है सर्किट में, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट हुआ है वो बताता है। सो हाउ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, मतलब सर्किट डायग्राम जो हम बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को नहीं दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल को दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल सिंबल है ना, कंपोनेंट का सिंबल है, कंपोनेंट का सिंबल है, कंपोनेंट का सिंबल है, कंपोनेंट का सिंबल है, कंपोनेंट का, सारे कंपोनेंट का सिंबल है, लेकिन इसमें कोई भी एक्चुअली कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई डायग्राम नहीं है। क्योंकि सभी लोग जो होते हैं वो कलाकार नहीं होते, आर्टिस्ट नहीं होते हैं जो डायग्राम बना देंगे। इसीलिए सभी लोग जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ सके, इलेक्ट्रिकल सर्किट का ड्राइंग बना सके, है ना, सर्किट डायग्राम बना सके, इसके लिए क्या किया गया कि सारे डिवाइसेस का सिंबल बनाया गया, जो सिंबल हम लोग बताए तुमको पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब जो है, अब उस इलेक्ट्रिकल सिंबल को यूज करते हुए सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको कि हम लोग सर्किट में यूज करते हैं कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसी को हम लोग ड्राइंग के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो हाउ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन ए सर्किट हैज बीन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल, यही हमारा सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम टेल्स यू दैट हाउ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन ए सर्किट हैज बीन कनेक्टेड इनटू अ सर्किट with the help of symbol। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम एक डायग्राम है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक सर्किट में कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, और कैसे जोड़ा गया इसको दिखाने के लिए उसके सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया है? उसके सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। तो सिंबल के हेल्प से हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी तरह के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम लोग सबसे पहले जो है सिंपल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सिंपल डायग्राम में क्या होता है? कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए जिसको यूज कर, जैसे सिंपली हम ले लेते हैं एक बल्ब ले लेते हैं, एक स्विच ले लेंगे, एक सेल ले लेंगे और वायर ले लेंगे। सर्किट डायग्राम में बनाने के लिए क्या चाहिए? वायर चाहिए। डायग्राम बनाने के लिए वायर नहीं चाहिए, स्विच नहीं, सबका सिंबल खाली चाहिए ना। स्विच का सिंबल चाहिए, बल्ब का सिंबल चाहिए, सेल का सिंबल चाहिए, वायर का सिंबल चाहिए। हम ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ एक बल्ब है। एक बल्ब है, उसके लिए एक स्विच रखेंगे, उसके लिए एक बैटरी, एक सेल रखेंगे और वायर, इतना क्या सिंबल यूज करेंगे और वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो सर्किट डायग्राम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं जो स्विच ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, इसलिए हम लोग स्विच ऑफ का सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। ये देखो स्विच ऑफ है, यानी ये ओपन सर्किट डायग्राम है। ये क्या है? ओपन सर्किट डायग्राम है। ओपन मतलब सर्किट खुला हुआ है, यहाँ पर खुला हुआ है। इसमें क्या क्या लिए हैं? सबसे पहले ये बैटरी लिए हैं, सेल लिए हैं। बड़ा वाला डंडा जो है वो पॉजिटिव को, छोटा वाला डंडा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेल है। ठीक है,
से जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना उधर ही स्विच लगाते हैं, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर ही स्विच लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इधर हम स्विच लगा दिए, ठीक है। अभी स्विच ऑफ है इसलिए स्विच ऑफ लिखे हुए हैं। फिर वायर के हेल्प से बल्ब के एक एंड पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, बल्ब के दूसरे एंड पॉइंट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए वायर से। एक वायर इधर लगाए, एक वायर इधर लगाए। ये दोनों एंड पॉइंट है बल्ब का, ये बल्ब है, बल्ब के एंड पॉइंट से एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे एंड पॉइंट से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिए, ठीक है। अभी बल्ब लाइटेड नहीं है, अभी क्या है, ऑफ है, स्विच ऑफ है ना, तो बल्ब नहीं जल रहा है अभी। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट डायग्राम। क्यों इसको बोलते हैं ओपन सर्किट डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑफ है इसलिए सर्किट ओपन है, ये सर्किट खुला हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये सबसे सिंपल सर्किट डायग्राम था जिसमें सिर्फ एक बल्ब को यूज कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज कर रहे हैं। यहाँ स्विच है और यहाँ सेल है, जिससे कि हम ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। और ये जो एरो दिया हुआ है ना, एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। कन्वेंशनल करंट को दिखाते हैं फिजिक्स में, तो कन्वेंशनल करंट कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकला, करंट को हम कैसे दिखाते हैं, आई करके दिखाते हैं, ठीक है। करंट जो है चल रहा है, आई करंट, आई करंट, ठीक है। करंट हुआ आ गया तो लौट के इधर से करंट चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करना शुरू किया, यहाँ से निकला स्विच को क्रॉस करते हुए इधर आया। लेकिन ये करंट कब पास करेगा, जब हम इसको स्विच ऑन कर देंगे। अब स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया स्विच ऑन, यहाँ स्विच को ऑन कर दिए तो हो गया स्विच ऑन, ठीक है। अब ये ओपन सर्किट नहीं रहा, अब हो गया ये क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अब ये हो गया क्लोज सर्किट और ये बल्ब अब जल गया, लाइटेड हो गया, ठीक है। बल्ब अब ये लाइटेड हो गया, ठीक है। अब लाइटेड बल्ब है, ये जल गया बल्ब। अब ये क्लोज सर्किट हो गया, है ना। अब स्विच ऑन हो गया है, बल्ब अब जल रहा है। ये सबसे सिंपल सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है। उसी सिंपल डायग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। इस सिंपल डायग्राम में क्या बताए हैं, इसमें सिर्फ दिखाए हैं कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल, ये एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहा है, एक स्विच लगाया हुआ है, एनर्जी को यूज करने वाला इलेक्ट्रिकल डिवाइस बल्ब लगाया है और वायर से कनेक्ट कर दिए। कैसे कनेक्ट किए हैं, किसको कहाँ से कनेक्ट किया है, वो सब दिखाया हुआ है ना। बल्ब के एक पॉइंट को हम नेगेटिव टर्मिनल से, बल्ब के दूसरे पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट किए बीच में एक स्विच लगा दिया। हमेशा स्विच पॉजिटिव टर्मिनल में ही लगाना है, पॉजिटिव टर्मिनल का जो वायर है उसको कट करेंगे, उसी में स्विच लगा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ सर्किट डायग्राम बनाने का मेथड, सबसे सिंपल सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बल्ब जल रहा है या बुझा हुआ है ही पता चल रहा है। सर्किट ओपन है तो बल्ब नहीं जल रहा है, सर्किट क्लोज है तो बल्ब जल रहा है, बल्ब लाइट दे रहा है, ठीक है। तो सर्किट ओपन हो गया और सर्किट क्लोज हो गया, ये दो चीज़ पढ़ लिए उसमें। लेकिन अब जो है हम इस सर्किट में जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसमें करंट कितना पास हो रहा है, ये सारे चीज़ को हम जानना चाहते हैं। करंट कितना है उस सर्किट में और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी पता करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे एडवांस सर्किट डायग्राम बनाएंगे और वो एडवांस सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, अमीटर लगाएंगे और वोल्टमीटर लगाएंगे, ठीक है। अमीटर हमको बता देगा करंट कितना आ रहा है, पास हो रहा है। वोल्टमीटर बता देगा कि ये बल्ब जो है इसके पैरेलल हम लगाए तो ये बता देगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस का यूज कर रहा है, कितना वोल्टेज है यहाँ पर। और ये सारा चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर रुकेंगे और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। जितना पार्ट छूट गया था उसको हमने अभी डिस्कस कर दिया, तो इसको भी पढ़ लोगे
अब हम आगे बढ़ेंगे और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ये क्या बताता है? इट टेल्स यू द रिलेशन। ओम्स लॉ टेल्स यू द रिलेशन, इट इज एस्टैब्लिशेस द रिलेशन शिप between current I and potential difference V। ठीक है, तो ओम्स लॉ कुछ नहीं बताता है। ओम्स लॉ बताता है क्या रिलेशन है, किसके किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को ही बताता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बताता है? ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर तो कांस्टेंट रहता ही है, इन्वायरमेंट में प्रेशर तो चेंज होता नहीं, इसी इन्वायरमेंट में हम लोग जिंदा रहते हैं और प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता ही है। तो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें, तो टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, तो किसी भी सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसी भी सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यही है ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए सर्किट, पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference between the two endpoints of a conductor or two endpoints of a two endpoints of a circuit। ठीक है, ठीक है, जो सर्किट का एंड पॉइंट है उसके बीच में जो है, या सर्किट का कोई भी दो पॉइंट है उसके दो एंड पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे करंट कितना पास करेगा। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, ठीक है, तो क्या बताता है दूसरा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अमाउंट ऑफ करंट, करंट क्या है? आई, करंट क्या है? आई, amount of current which is passing through a circuit, passing through a current is directly proportional to the potential difference of the end point of the circuit or end point of the conductor। ठीक है, तो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या है ये, तो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आई क्या है? करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ओम्स बताता है कि अमाउंट ऑफ करंट जो होता है जो एक सर्किट से पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स इन विच वी आर स्टडी। ठीक है, जो दो एंड पॉइंट के बीच में स्टडी कर रहे हैं, उस दो एंड पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उससे करंट कितना पास करेगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ का कहना है। हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो ये डबल होगा, इसको ट्रिपल करेंगे तो ये भी ट्रिपल होगा, इसको आधा करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। दोनों डायरेक्ट रिलेशन है, इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको उल्टा के लिख भी सकते हैं, उल्टा के लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देते हैं।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक जो है कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे आर, तो क्या हो जाएगा आर आई। इसी को हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, अच्छा लगता है आई आर पढ़ने में, भी इक्वल टू आई आर। ये जो आर है यहाँ पर, ये जो आर आया ये कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। इसको हम नाम क्या देते हैं? रेसिस्टेंस, ठीक है, इसका नाम क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सर्किट का फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस कभी किसी भी सर्किट का बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस फिक्स होता है जिससे करंट पास हो रहा है। और यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग रेसिस्टेंस नाम दिए। तो रेसिस्टेंस क्या है, इसको डिफाइन तो करना होगा। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के चलते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कोई तार है या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो या सिंपल वायर हो, सब चीज़ तो कंडक्टर से ही बना हुआ है। तो कंडक्टर क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटल क्या होता है? आयन में भी बदल सकता है। सारे मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सब इलेक्ट्रॉन है। उसमें क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन भी आपस में टकरा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है एटम से टकरा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है आयन से टकरा सकता है, क्योंकि जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके रास्ते में क्या क्या मिलेगा? जाने वाले रास्ते में, उस रास्ते में उसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उससे टकरा सकता है। इस रास्ते में उसको मेटल मिलेगा, बहुत सारा मेटल का एटम मिलेगा, मेटालिक एटम मिलेगा, बहुत सारा एटम मिलेगा, उससे टकरा सकता है। उस रास्ते में बहुत सारा आयंस मिलेगा, उससे टकरा सकता है। तो ये जो कोलिजन है, ये जो टकराने का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन का, रास्ते में जो बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, कहीं पर वो इलेक्ट्रॉन से टकराने का चांसेस है, कहीं पर उसका मेटल का एटम से टकराने का चांसेस है, कहीं पर उसका आयन से टकराने का चांसेस है। ये जो टकराहट है, ये जो कोलिजन है एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ और आयंस के साथ, कंडक्टर के अंदर जिस कंडक्टर में वो चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी कोलिजन के चलते उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जाने में, रुकावट आ रहा है जाने में। इसी रुकावट के टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो हर कंडक्टर में ये टेंडेंसी होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करे बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो में जो दिक्कत आता है, जो विरोध आता है ना, ये विरोध जो होता है ना, इसी विरोध को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। अपोजिंग कैरेक्टर जो है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को का जो अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो विरोध करता है, इस विरोध करने वाले टेंडेंसी जो होता है किसी भी कंडक्टर का, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। अपोज करने के टेंडेंसी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है कंडक्टर में, उसके फ्लो को, मूवमेंट को का जो अपोजिशन होता है, जो विरोध होता है, ड्यू टू कोलिजन विथ मेटल, ड्यू टू कोलिजन विथ आयन, ड्यू टू कोलिजन विथ अदर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जिस प्रॉपर्टी के चलते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है, और इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये किसी भी कंडक्टर का फिक्स होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का फिक्स होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्या नेचर है, उसका लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, क्या चीज़ से बना हुआ है, वो सब चीज़ पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ना कि इस करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम उस रेसिस्टेंस को
करंट और वोल्टेज के हेल्प से नाप सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, रेसिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को हम नाप सकते हैं वोल्टेज और करंट के हेल्प से। लेकिन ये करंट कितना कितना रेसिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का, ये डिपेंड करता है उस कंडक्टर के नेचर पर। उसका लंबाई कितना है, उसका मोटाई कितना है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस हो गया यहाँ पर, तो इसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रेसिस्टेंस को अगर हमको डिफाइन करना है, ये एक रिलेशनशिप हो गया, इसको याद रखना है, V इक्वल टू आई आर। इससे आपको जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट टू रेसिस्टेंस। इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसी से निकालेंगे R, है ना। I को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, V बाय आर है ना, इसके साथ I है, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, उठा के इधर गुना, इधर भाग हो जाएगा, V बाय आई हुआ, V बाय आई हुआ कि नहीं। ठीक है, तो V बाय आई हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब रेसिस्टेंस को डिफाइन करना है, तो V बाय आई हो गया, तो R इक्वल टू V का क्या होता है, वोल्ट, और I का क्या होता है, यूनिट, एम्पियर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एक इनवर्स, ये हो गया हमारा। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम, या सिंपली इसको हम लोग सिंबल कर देंगे ओम का, तो ऐसे लिखेंगे, ये हो गया ओम, 1 ओम। तो ओम का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज पर एम्पियर, वोल्टेज पर एम्पियर। ठीक है ना, यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट, ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ओम क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ओम को क्या बोलते हैं, वोल्टेज पर एम्पियर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को अगर डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ, है ना। रेसिस्टेंस को अगर कोई डिफाइन करने के लिए कहेगा, क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। तो रेसिस्टेंस क्या है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है। अगर रेसिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। वोल्टेज और करंट के रेशियो को, एक पर्टिकुलर सर्किट है, उस पर्टिकुलर सर्किट का क्या वोल्टेज है और उस पर्टिकुलर सर्किट से करंट कितना पास हो रहा है, इस दोनों के रेशियो को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इससे हमको रेसिस्टेंस का डेफिनेशन पता चल गया कि रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ द वोल्टेज, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम लोग जो है रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया डेफिनेशन। ठीक है, यूनिट भी पता चल गया। ठीक है, अब और भी कुछ है, ओम्स लॉ को हम दूसरे तरीके से भी अब हम इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन पता चल गया, और इसी से एक और रिलेशनशिप हम निकालेंगे। जैसे आई है यहाँ, तो आर को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा V बाई आर। ठीक है, V बाई आर। अब ओम्स लॉ को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला ओम्स लॉ क्या है, ये है ना। ओम्स लॉ क्या है, ये है, ये दोनों ओम्स लॉ है, ये दोनों ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ नया आ गया कौन, अब नया ओम्स लॉ, इतना डेरिवेशन करने के बाद ये हुआ ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, इसी से निकाले, I इधर है, R इधर गुना है, इधर जाके भाग हो गया, तो I इक्वल टू V बाई आर हो गया। तो अब इसको देख करके हमको पता नहीं चल रहा है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, इससे क्या मिला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर।
ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन इससे मिला, ये दो इंफॉर्मेशन मिला इससे। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। ये हुआ नया फॉर्मेट, है ना। तो बोलेगा कि अगर ओम्स लॉ को दूसरे रूप में एक्सप्रेस कीजिए तो ये हुआ, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का दूसरा रूप है ये, ठीक है। तो ओम्स लॉ इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। ओम्स लॉ कहेगा दूसरे रूप में बदलिए तो तुरंत हम इससे हम ये फॉर्मूला बना लेंगे, आएगा I इक्वल टू वी बाई आर, आई का। तो इससे देख के पता चल गया कि यहाँ पर अगर करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है। और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कैसे करेंगे? सर्किट के वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, और इधर पता चल गया कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम है। ओम क्या है? वोल्ट पर एम्पियर है, ठीक है। अब कहेगा कि ओम को डिफाइन करो, तो ओम क्या हो गया? अगर कहेगा ओम को डिफाइन करो, ओम को, है ना, ओम, है ना, 1 ओम को डिफाइन करो, 1 ओम। 1 ओम का मतलब क्या हो गया? 1 वोल्ट पर एम्पियर, मतलब क्या हो गया? 1 वोल्ट पर एम्पियर, मतलब क्या हो गया? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यही हुआ 1 ओम का मतलब। यानी 1 ओम का डेफिनेशन अगर कहेगा कि ओम को डिफाइन करो तो हम बोलेंगे कि कोई ऐसा 1 ओम इज द रेसिस्टेंस, 1 ओम जो है कि ऐसे रेसिस्टेंस, ऐसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। 1 ओम ऐसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस है जिसके एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उस दोनों एंड पॉइंट के बीच में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर जिसका कि 1 ओम रेसिस्टेंस है, मतलब 1 ओम रेसिस्टेंस किसी ऐसे कंडक्टर का है जिस कंडक्टर के दो एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इस दोनों एंड पॉइंट के बीच में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ऐसा कंडक्टर जिसके दो एंड पॉइंट के बीच में 1 एम्पियर का करंट पास हो और दोनों एंड पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो ऐसे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। ये हो गया डेफिनेशन 1 ओम का। तो अगर 1 ओम का डेफिनेशन कोई पूछे तो हमको ये बताना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ओम का भी डेफिनेशन बता दिए, ओम को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जरा देखें इसको, ये जो अनदर फॉर्म है ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का अनदर फॉर्म है ये, ठीक है। ये ओम्स लॉ का अनदर फॉर्म है। ओम्स लॉ के अनदर फॉर्म में हम लोग क्या बताते हैं कि करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेसिस्टेंस जो है, करंट जो है रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो वोल्टेज को अगर डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस को अगर हम डबल करेंगे तो करंट आधा हो जाता है। कैसे होता है देखो, फॉर्मूला क्या है उसे हम बता देते हैं। अब जैसे I इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अब एक नया करंट लेते हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं I1 है और वोल्टेज को हम डबल कर देते हैं। वोल्टेज को डबल कर दिए तो डबल क्या हो गया? पहले वोल्टेज V था, अब वोल्टेज को हम डबल कर दिए 2 R हो गया। तो क्या होगा? 2 कॉमन V बाई आर। V बाई आर को क्या लिखेंगे? 2 V बाई आर को क्या लिखेंगे? I। तो जो नया करंट है पुराना करंट के कंप्लीट बाद हेल्प से डबल हो गया। यहाँ पर वोल्टेज को डबल किया, वोल्टेज इज डबल्ड, वोल्टेज इज डबल्ड, है ना। इफ वोल्टेज इज डबल, वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो गया। वोल्टेज डबल हो गया तो
क्या हो गया, करंट भी डबल हो गया, देन करंट डबल। ठीक है, वोल्टेज को डबल किए तो करंट भी डबल हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज को ट्रिपल कर देते हैं, वोल्टेज को ट्रिपल कर देते हैं, तो देखेंगे करंट भी ट्रिपल हो जाएगा, करंट ट्रिपल। ठीक है, कैसे पता चलेगा, हम लोग देखते हैं, आई क्यू बना लेते हैं, इस करंट को मान लेते हैं और वोल्टेज को ट्रिपल कर देते हैं, 3 गुना कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, 3 कॉमन ले लिए, वी बाई आर, तो वी बाई आर क्या होता है, करंट होता है, तो ट्रिपल हो गया कि नहीं। ठीक है, अब इसको बंद कर दिए, यानी जितना गुना हम रेसिस्टेंस वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ जाएगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। वोल्टेज डबल किए तो करंट डबल, वोल्टेज ट्रिपल किए तो करंट भी ट्रिपल हो गया। अब देखते हैं रेसिस्टेंस को डबल कर देते हैं, इफ रेसिस्टेंस इज डबल्ड, ठीक है, तो करंट हाफ हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है, करंट हाफ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखते हैं। I1 दिए, इसका सिंबल I2 इसका दिए, इसका हम देखते हैं I3 सिंबल दे देते हैं, वोल्टेज उतना ही रखें, रेसिस्टेंस को हम क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए, तो आर था पहले, अब 2R। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ इंटू डी बाई आर, तो क्या हुआ, हाफ इंटू आई, हाफ इंटू आई हुआ, आधा हो गया करंट कि नहीं, करंट आधा हो गया, हाफ इंटू आई, हाफ ऑफ द आई, करंट हो गया आधा। ठीक है, आई बात समझ, तो रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से अब देखते हैं, इफ रेसिस्टेंस इज ट्रिपल, 3 गुना कर देंगे, ट्रिपल 3 गुना कर देंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट वुड बी 1/3। ठीक है, 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता करते हैं, हम ले लेते हैं I3 ले लिया ना, तो आप I4 ले लीजिए। ठीक है, वोल्टेज रह गया और करंट को कितना कर देंगे हम, ये रेसिस्टेंस को हम कितना करेंगे, ट्रिपल कर देंगे, 3R, तो क्या होगा 1/3 इंटू वी बाई आर, तो हो जाएगा 1/3 आई, हो गया कि नहीं, तो करंट घट गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सब से हमको पता चलता है ओम्स को, हम ओम्स लॉ को नए तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस तरीके से पता कर लेते हैं कि क्या होता है। तो ओम्स लॉ जो हो गया नया, उससे हमको पता चल गया कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा। तो ये हो गया न्यू एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डे और आगे टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।